आदाब, नमस्कार। नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सादान खान। बिहार चुनाव में अब सिर्फ एक हफ्ते का समय बचा है, जिसको लेकर लगातार सियासी पार्टियां लगातार अपने बढ़ चढ़कर रैलियां कर रही है। लेकिन तेजस्वी यादव की रैलियों में जिस तरीके से भीड़ नजर आ रही है, रैलियों में लगातार भीड़ बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार सरकार के लिए एक चिंता का विषय बनी हुई है। फिलहाल बीजेपी ने एनडीए और बीजेपी की तरफ से आज मैनिफेस्टो जारी किया गया है, जिसमें साफ कहा गया है कि 19 लाख नौकरियां बीजेपी सरकार जो है इस बिहार चुनाव जीतने के बाद देगी। लेकिन उसके बाद लगातार लोग बीजेपी सरकार को जमकर लताड़ लगा रहे हैं। इसी कड़ी में इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर मनीषा बांगर और वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र यादव सर मौजूद है। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है नेशनल इंडिया न्यूज में। महेंद्र यादव सर, मेरा पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल आपसे है, क्या लगता है आपको कि इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या चीजें मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा हावी रहने वाले हैं? देखिए, इस समय चुनाव जब होता है तो कई तरीके के मुद्दे उठते रहते हैं। कई बार ये भी होता है कि अलग अलग चरण में अलग अलग मुद्दे प्रभावी होते हैं। इस समय जो सबसे ज्यादा प्रभावी मुद्दा जो लग रहा है वो हो गया है रोजगार का। और रोजगार का जो मुद्दा है इस तरह से प्रभावी हो गया है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी ने आज 19 लाख नौकरियों का जो देने का जो ऐलान किया है, जो वादा किया है, इसके साथ ही वो अपने दाव में भी फंस गई है। क्योंकि इसके पहले तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया था कि पहली मीटिंग में ही सत्ता संभालते ही सबसे पहले 10 लाख नौकरियां देने का काम शुरू कर दिया जाएगा। तो ये लोग उसका मजाक बनाने लगे, आरजेडी के इस वादे का मजाक बनाने लगे। खुद नीतीश कुमार कहने लगे कि इसके लिए पैसा कहां से लाओगे, यहाँ से क्या रोड मैप है, तमाम तरह के सवाल करने लगे। मतलब इन्होंने बताने की कोशिश क्या की, बल्कि साफ साफ ये भी कहा कि ये तो असंभव है, इम्पॉसिबल है। लेकिन मजबूरी पर यह पड़ी कि आज भारतीय जनता पार्टी को खुद ये कहना पड़ा कि हम 19 लाख नौकरियां देंगे। तो इस समय जो एजेंडा जो सबसे ज्यादा प्रभावी हो गया है उसमें से एक सबसे ज्यादा मुख्य मुझे लगता है कि रोजगार का मुद्दा हो गया है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों कमजोर दिख रहे हैं, पिछड़ते दिख रहे हैं। तेजस्वी के बनाए एजेंडे पर पीछे पीछे चलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। नौकरियों का वादा किया गया है, कहीं ना कहीं सही कहा गया आपने कि तेजस्वी यादव के बिल्कुल पीछे पीछे चल रहे हैं। मैम, इस बहस को आगे लेकर मनीषा बांगर मैम, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से आज बिहार चुनाव में डॉक्टर निर्मला सीतारमण ने भी साफ कहा है, उन्होंने कहा है कि हम लोग एक एक शख्स तक पहुंचाएंगे। उसको लेकर राहुल गांधी ने भी कहा है कि उन लोगों की भी लिस्ट भी तैयार कर रही है जहां जहां पर बिहार चुनाव होने वाले। तो आपको एक चुनाव के लिए एक राज्यों को वैक्सीन दी जा रही है, बाकी लोगों की यहाँ पर बात ही नहीं हो रही। जिस तरीके से घोषणा पत्र में आज उन्होंने डॉक्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वैक्सीन हम बिहार के कोने कोने तक पहुंचाएंगे, जिसको लेकर राहुल गांधी ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ बिहार में ही क्यों दे रहे हैं, अन्य जगहों पे भी पहुंचाइए। इसे कैसे देख रहे हैं? हाँ, तो इसमें भी वही बात आती है कि जो ये जब कोरोना की महामारी का बहुत बड़ा दौर था, शुरुआत में ही केसेस बढ़ रही थी और बिहार में सबसे ज्यादा केसेस हुई, यहाँ तक कि डॉक्टरों की मौतें हुई। स्वास्थ्य सेवाओं का कितना बुरा हाल है, पूरा 3-4 महीने हमने देखा। और आज तक मिस्टर नीतीश कुमार ने ना कोई ऐलान किया था और बीजेपी सरकार ने भी जहां पर सेंटर में ताली थाली दिया बाती में लटका के रखा था, नीतीश कुमार तो कहने लगे कि कोरोना नाम की कोई चीज ही नहीं है, हमने बहुत सारी टेस्ट कर ली है। टेस्ट का कोरोबोरेशन होता नहीं था, सेंटर में जाकर कितनी टेस्ट हुई है किसी को मालूम नहीं था। और वो इसी तरह से जिस तरह से रोजगार के लिए हंसी उड़ा रही जा रही थी, तो बीजेपी के लोग कोरोना कोई चीज है ही नहीं, महामारी कोई चीज है ही नहीं, ऐसा कहते थे। तो आज फिर अगर महामारी कोई चीज नहीं थी और आपने तभी लोगों के टेस्ट नहीं करवाए, आपने लॉकडाउन के वक्त में माइग्रेंट्स लोग जो वहां पर से आए उनके लोगों के टेस्ट नहीं कराए, आप लोग ने दवाइयां नहीं दी, आपने रेमडेसिविर तो बहुत दूर की बात है, HCQS टैबलेट और फाविपिराविर और जो ये गोलियां हैं जो जिसका वितरण होना चाहिए था, जो सहूलियतें होनी चाहिए थी हर जगह पर, गांव-गांव में, शहर-शहर पर सेंटर्स होने चाहिए थे, कुछ भी नहीं किया। फिर वैक्सीन की कहां से बात आई? आपकी तरफ तो कोरोना है ही नहीं, तो आपको वैक्सीन की बात करनी ही नहीं चाहिए थी। और अगर ये बात करनी चाहिए तो निर्मला सीतारमण का कोई बनता ही नहीं बात वो ऐलान करने के लिए। अगर किसी को कहना है तो वो नीतीश ने कहना चाहिए, क्योंकि वो वहां के चीफ मिनिस्टर रहे हैं और आगे भी अगर होंगे तो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट एनडीए की तरफ से उनको बताया जा रहा है।
तो ये अपने मुंह के बल पे गिर पड़े हैं, क्योंकि वो बोलेंगे कैसे, इसलिए निर्मला सीतारामन के नाम से कि उनके मुंह से बुलवाया जा रहा है। लेकिन महेंद्र यादव सर, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगा। जिस तरीके से निर्मला सीतारमण ने बात कही है, उन्होंने कहा है कि वैक्सीन हर कोने, मतलब बिहार के हर एक शख्स को, लेकिन नीतीश कुमार ने अभी इस पर कोई कमेंट उनकी तरफ से नहीं आया। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, एज अ सीएम होने के नाते उन्हें इस मामले को लेकर जा रहा है, उन्हें सबसे आगे होना चाहिए, क्या लगता है आपको, पिछड़ते क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? हाँ जी, ये बात एक अजीब भी लग रही है, और आमतौर पर चुनावों के दौरान ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जिसकी सरकार होती है, जो मुख्यमंत्री होता है, वो तो उसका तो सत्ता में एक दावा बनता ही है, वो तो सत्ता के मुख्य दावेदारों में होता ही है। लेकिन बिहार में ये बात एक जो देखने में आ रही है वो है कि नीतीश कुमार हर मामले पर पछड़ते जा रहे हैं। मतलब उनका एक तरीके से देखा जाए तो वो हर तरीके से खुद अपने गठबंधन में भी साइडलाइन कर दिए गए हैं, विपक्षी भी हैं, इनको भी नीतीश के बारे में बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि ऑलरेडी इनके साथ में जो आपने जैसे पूछा कि मुद्दा कौन सा होगा, तो बेरोजगारी के साथ में जो दूसरा प्रमुख मुद्दा है वो है इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का। तो ये एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दे पर भी लगातार घेरे, इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। बीच में इन्होंने जो कोशिश की थी, एक अपनी तरफ से काफी अच्छी कोशिश की थी कि इन्होंने जो लालू यादव जी के परिवार के ऊपर जो निशाना साधने की कोशिश की थी, लेकिन वो दांव इसलिए उल्टा पड़ गया कि ये अगर उस परिवार में इतने ही कमियां थी, इतने ही दोष थे, तो आपने 2015 में उनको साथ में क्यों लिया? तो इस तरीके से इनके पास में कुछ कहने के लिए बच नहीं रहा है। इनके पास में ना कोई, अब क्योंकि 15 साल से हैं, तो अब ये कोई बड़ा वादा खुद भी नहीं कर सकते हैं कि हमें सत्ता में लाइए तो हम ये काम कर देंगे। भाई आप क्योंकि ऑलरेडी 15 साल से सत्ता में है, तो आपको अब ये बताइए कि आपने क्या क्या किया है, वो इनके पास बताने के लिए कुछ है नहीं। तो नीतीश कुमार एक निश्चित तौर पर पिछड़ते आ रहे हैं, और ये आमतौर पर चुनावों में इस तरह से होता नहीं है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री होता है वो हमेशा केंद्र में रहता ही है, भले ही वो हार जाए या ना हारे। लेकिन अब यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि वो अलग तरीके से तीसरे या चौथे नंबर पर पिछड़ते दिख रहे हैं। इसके कारण जो है वो यही है। तो मुझे भी यही लग रहा है कि वो तो चीफ मिनिस्टर पहले थे ही, और वो अभी वादे नहीं कर सकते, उनको तो ब्यूरो रिपोर्ट उनका खुद का देना पड़ेगा, और लोग असेस करेंगे कि उन्होंने कितना पिछले चुनाव के वक्त में क्या प्रॉमिसेस की थी, क्या वादे किए थे, वो पूरे हुए कि नहीं है। वो 7 निश्चय की जो बात हमने इसके पहले भी चर्चा में लाई, वह उसी की बात आती है। जी। 7-8 और मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो, जैसे अभी आपने कहा कि हमने भी देखा कि निर्मला सीतारमण ने, जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने ये वैक्सीन वाला ऐलान किया है, जबकि वित्त मंत्री का तो जो ऐलान है वो कायदे से पूरे देश के लिए होना चाहिए था। स्टेट में करना है तो या तो इनका कोई स्टेट लेवल का नेता करता, या फिर हेल्थ मिनिस्टर करते, तो वो एक अलग बात थी। लेकिन जो इन्होंने किया है, तो इसके जरिए कहीं भाजपा भी अपने आप को नीतीश कुमार से अलग दिखाने की कोशिश कर रही है। उसको पता है कि नीतीश कुमार के साथ में नाम जोड़ा जाएगा तो इनकी उसी तरीके से बुरी हालत हो जाएगी। इसीलिए ये खुद भाजपा भी इनसे अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश कर रही है। ये नीतीश कुमार के लिए जो संकट है, ये बहुत बड़ा संकट हो गया है। हाँ मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार में लगातार अब बात आई है, लेकिन तेजस्वी यादव की जितनी रैलियां कर रहे हैं, भीड़ उमड़ कर आ रही है। इसमें एक सर्वे भी किया गया है कि इसमें सबसे ज्यादा बहुजन शामिल हो रहे हैं, तो इसके पीछे का मुख्य कारण क्या हो सकता है? बीजेपी तो ये कह रही है कि ये सिर्फ पैसों के खरीद हुई भीड़ है, ये चली जाएगी वोट के टाइम पे। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले हमने 2014 का और बीच में जो राज्य सरकार की जितने भी राज्यों, अलग अलग राज्यों में चुनाव देखे हैं, उसमें भी ये देखा है कि भारी, और जब गठबंधन यूपी में हुआ था अखिलेश यादव जी का और मायावती, तो उस वक्त भी हमने देखा है कि बहुत सारी रैलियां हुई और बहुत भीड़ उमड़ती थी, जगह आती थी, और उसके बाद में ये लोग दिखाते नहीं थे और इनका मीडिया दिखाता नहीं था, और ये अपने जो सोशल मीडिया के जरिए और जो इनका IT सेल है उसके जरिए और इनके खुद के नेतागण भी उस झूठ में शामिल होकर ये लोग अपनी खुद की रैलियां, जहाँ पे कुर्सियां खाली रहती थी, उनको फोटोशॉप करके मिला के इस तरह से कर वह दिखाते थे। और वो लोग यहीं पे नहीं रुकते हैं, तो जो बहुजन पार्टियां होती है
उनके रैलियों में हरे झंडे लहराए गए, पाकिस्तान के झंडे लहराए गए, बांग्लादेश के झंडे लहराए गए। ऐसा भी कई बारी कितने बड़ी तादाद में ये बोलते हैं। आज तक भी अगर आप जो जो जितनी भी फेक न्यूज अगर आप चेक करेंगे, जितने भी अधिकृत साइट्स है वहां से, क्योंकि अभी हम लोग चैनल के जरिए इसको लेके जा रहे हैं लोगों के बीच में, तो हमें मालूम है, हम उसका जायजा लेते हैं तो देखते हैं कि कितने सारे इनके साइट्स है जहां पर आज भी कहीं जिन्ना को लेकर, तो कहीं पाकिस्तान को लेकर, तो कहीं किसी से मुसलमानों को टेररिस्ट बताकर, इस तरह से वह उनके हाथ में झंडे दिखाकर, इस तरह से अलग अलग तरीके से वो बदनाम करने की, विकृत करने की कोशिश करते हैं। ये एक तरह का उनका बैकफुट जाना ही है। ये पूरी तरह से ये लोग इस निर्णय में पहुंच चुके हैं कि इन्होंने जो मीडिया के जरिए, अर्नब गोस्वामी के जरिए आखिरी में जो करने की कोशिश की, वहां पर भी इनको लताड़ा गया, चाहे वो उद्धव ठाकरे के तरफ से क्यों न हो। लेकिन यह जो आतंक मीडिया के जरिए से बनाना चाहते थे, जो पूरी तरह से तरोड़ मरोड़ के बहुत घृणित तरीके से दिखाना चाहते थे बहुजन पार्टीज को, वह उनके लिए उतना मुमकिन नहीं हो रहा है। तो अभी आगे आने वाले दिनों में फिर से देखा जाएगा कि ये किस हद तक अपने आप को ये गिराते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे क्या होता है, धोखा ये होता है बहुजन पार्टीज को, उससे नुकसान होता है। ये वहीं तक बात नहीं थमती है। कोई अनेक कारण है कि जिसकी वजह से बहुजन समाज, SC ST OBC, मुस्लिम लोग और पूरा जो है और सवर्ण उच्च वर्णीय वर्ग तो है ही, ये बहुत तादाद में आज भी टीवी चैनल्स और जिसको कि मेन स्ट्रीम उच्च वर्णीय मीडिया कहा, सवर्ण मीडिया कहते हैं, वह आज भी देखते हैं। चाहे वह उसके विरोध में बात क्यों ना करते हो, लेकिन देखते उसी को है। और एक मैं डॉक्टर हूं और इस क्षेत्र में भी हूं, तो एक मनोवैज्ञानिक असर भी पड़ता है। और ये राजनीतिक ओपिनियन मेकिंग में और राजनीतिक उसकी जो एग्जिट पोल जो निर्णय आते हैं उसके ऊपर भी भारी उसका असर होता है। होता क्या है कि ऐसी भ्रमकता फैलाने के बाद में जो हमारा वोटर है, मतलब जो बहुजन पार्टियों का वोटर है, जो बीजेपी के खिलाफ वाला वोटर है, उसके मन में कहीं ना कहीं, कितना भी वो बहुजन पार्टियों के अपने पार्टी के फॉर्म में हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लगता है कि अरे कहीं मेरे पार्टी का सही में जनाधार कम तो नहीं हो रहा है, वाकई में क्या नीतीश अच्छा काम कर रहा है, वाकई में क्या बीजेपी अच्छा काम कर रही है। इस तरह का वो माहौल बनाकर वह एक ओपिनियन, एक छोटा सा एक बीज करते हैं और फिर उसको बड़ा बढ़ाकर वो लेकर जाते हैं। और इससे क्या होता है कि जो हारने आज की तारीख में चुनाव का जो 15 दिन का समय होता है या 1 महीने का समय होता है, पहले ऐसी लहर होती है कि वह बीजेपी नहीं आएगी, और आने के बाद में फिर वो जोर इस तरह से पकड़ता है, शुरू होता है IT सेल के जरिए, फिर जाता है वो टीवी चैनल के स्टूडियो में, और फिर टीवी चैनल के ओनर्स भी उसको कहते हैं कि हाँ बीजेपी की लहर है। और यह एक मानसिक स्वीकृति बहुजन समाज की या एंटी बीजेपी जो लोग हैं उनकी बनाई जाती है और वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी साजिश है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसको हमारे लोगों को समझना चाहिए। बिल्कुल मैम, लेकिन मैम जिस तरीके से आपने बात कही कि बहुजन एक साथ अब आ रहे हैं, सब चीजें साथ हो रही हैं, लेकिन नेशनल इंडियन न्यूज की टीम भी लगातार फील्ड पर है, वहां से लगातार यही रिजल्ट सामने आ रहा है। रिक्शे वाला हो, बेरोजगार हो, हर कोई यही कह रहा है कि नीतीश कुमार से हम थक चुके हैं, हम पक चुके हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस बार बदलाव का मन बना लिया है? बदलाव का मन बना है, लेकिन बदलाव का मन वो बैलेट बॉक्स में या फिर EVM मशीन के जरिए वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और हमने ये भी देखा है कि बहुत EVM के स्तर पर, मीडिया के स्तर पर, ओपिनियन मेकिंग के स्तर पर और एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल दोनों के स्तर पर जो बीजेपी का स्थायी जो वोटर है और वही वोटर इन सभी सत्ता केंद्रों को के ऊपर काबिज करके रखा हुआ है, इन लोगों का वो बहुत बड़ा कारनामा वो खेलते हैं। वो एक तरह का युद्ध ही है ये, और ये इस तरह का युद्ध वो इसमें भाग लेते हैं। अब देखना है कि आगे क्या होता है। जनाधार तो अभी तेजस्वी यादव के साथ में और भी गठबंधन जिन्होंने बनाए हैं, अब की बार ये ना बहुजन गठबंधन वर्सेस उच्च वर्ण सवर्ण पार्टी और बीजेपी के बीच का ये घमासान है। अब देखना है कि कहां पर चीज पलटती है, किस हिस्से में। जी बिल्कुल महेंद्र यादव सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद
हो गए, ओवैसी भी लगातार अपनी सीटों पर निकल कर बात खड़े होने की बात कर रहे हैं, लड़ने की बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है, क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार को इनके प्रेजेंस से, इनके होने से डरना चाहिए? देखिए, इसमें क्या है कि सबसे पहले जैसे ओबीसी की साहब की बात करें, निस्संदेह वो सांसद के तौर पर एक बहुत अच्छे सांसद हैं, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ आंध्र प्रदेश जो पहले था उसमें, और अभी देखा जाए तो सिर्फ तेलंगाना में रही। तेलंगाना में भी जो पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी केवल 8 सीट पर लड़ी। तो अब आप जब दूसरे प्रदेश में जाएंगे और केवल चुनाव लड़ने के समय जाएंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल होती है। वो उसके पहले भी, पिछले विधानसभा चुनावों के समय भी या उत्तर प्रदेश के समय भी बार बार वो शुरू में आ जाते हैं और दावा करते हैं कि तमाम जो अकलियत से जुड़े मुद्दे होते हैं उन सबको उठाने के लिए वो चुनाव लड़ते हैं। लेकिन जब कैंडिडेट खड़े करने की बात आती है तो उनको कोई मजबूत कैंडिडेट मिलते तक नहीं है। पिछले बिहार विधानसभा जो 2015 के थे उनको कैंडिडेट तक भी नहीं मिले। लेकिन उनके खड़े करने से भारतीय जनता पार्टी को एक जो अपना सांप्रदायिक जो ध्रुवीकरण करने की जो कोशिश होती है उससे मदद मिलती है। तो इस वजह से उनको प्रचार ज्यादा दे दिया जाता है, जबकि असल में आधार उनका उस तरह से है नहीं। और उसका कारण यह है कि वो लगातार 5 साल बाकी तेलंगाना के बाहर तो जो इनके मुख्य जो एनडीए और है और महागठबंधन, इसके अलावा जो बाकी हैं, इस तरीके से सभी के बारे में एक आकलन करना चाहिए। तो जैसे मैं जो ये कह रहा था कि इस बार कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर तो जैसे हमेशा से रहा तो इस बार भी भूमिका निभाएगा, लेकिन इस बार एक ये भूमिका अलग तरीके से निभाने वाला है, क्योंकि इसमें जिस तरीके से पिछली बार कास्ट जो इक्वेशन होता था वो कई थोड़ा नेगेटिव तरीके से काम करता था और उसका बेनिफिट बीजेपी को मिल जाता था, क्योंकि कई जातियों को, कई ऐसी ओबीसी जातियां हैं या जो जातियों के बीच में आपसी जो वैमनस्य पैदा किया गया है उसका फायदा बीजेपी लेने लगती थी। इस बार जो अलग अलग गठबंधन खड़े हुए हैं ना, तो इससे बीजेपी को वो फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कुशवाहा एक बड़ी संख्या में भूमिका निभाने लगती थी, जबकि कुशवाहा का जो बौद्धिक समुदाय है वो भले ही भाजपा के खिलाफ में रहता है, लेकिन जो मास जो है, जो आम जनता थी वो भाजपा के साथ चली जाती थी। लेकिन अब वहां पर उपेंद्र कुशवाहा सीधा दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री बने, पूरा उनका गठबंधन सारी सीटों पर लड़ रहा है चुनाव, तो वो बीजेपी का नुकसान ही हो रहा है। पासवान की पार्टी, पासवान का जो है कम्युनिटी का जो उनका जो खास बेस रहा है, और उनका ये जरूर है कि ऐसी सीटें कम है जिन पर वो अपने दम पर ज्यादा जीत सके, लेकिन पासवान कम्युनिटी तकरीबन बिहार में हर सीट पर फैली हुई है। अब वो अपना अलग उस तरीके से दावा कर रहे हैं। तो जो कास्ट की भूमिका तो रहनी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका भाजपा को इस बार फायदा मिलने वाला है, ये मैं पॉइंट इसमें देख रहा हूँ। ठीक है, वो भी करनी जरूरी है, लेकिन के पास में अभी उस तरह का तो आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा क्लियर है नहीं। एक सहारनपुर का मसले को लेकर एक वो चर्चा में आ गए हैं, अपने स्टाइल को लेके आ गए हैं, अपने मूव को लेके, अपने नई लाइफ को लेके चर्चा में तो वो आ गए हैं। आइडियोलॉजी कुछ क्लियर है नहीं किसी तरीके की, और लोग ये भी बताते हैं कि पुराना तो इतिहास इनका जो भाजपा के सहयोगी संगठन रहे हैं एबीवीपी टाइप से, उनसे रहे हैं, तो उनके बारे में बहुत सारी अभी चीजें। हालांकि बसपा की जो एक तरह की जो निष्क्रियता रही है उससे नाराज युवा लोग, क्योंकि कोई स्पेस नहीं है उनके लिए, वो लोग जरूर उनसे जुड़े हैं, लेकिन उसको अभी पार्टी के रूप में पनपने में, स्थापित होने में उसमें समय लगेगा, और इसके लिए पहले चंद्रशेखर जी को अपनी आइडियोलॉजी करनी पड़ेगी। उनके अभी ऐसे कोई 2-3 भाषण ही नहीं है जो बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं जिनको लोगों ने सुना हो, तो अभी ऐसे उनके बारे में कोई ऐसी धारणा बना पानी मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि वहां पर अब बिहार में जो जब तेज आंधी चलती है किसी एक पक्ष में, तो फिर ये जो छोटे मोटे जो दल होते हैं ना, इनको उसका ज्यादा बड़ा नुकसान हो पाता है। अब जैसे उपेंद्र कुशवाहा है, उनके पास तो कोई कहने के लिए कुछ है ही नहीं सिवाय इसके कि बस जी हम हमारी पार्टी अलग है, हमें जिता दीजिए। एक मुद्दा उनका नहीं है जो अभी बिहार में से हाईलाइट हो पाया हो। ठीक है, नीतीश आलोचना कर देंगे कि भाई ठीक है, उर्मी मुख्यमंत्री रह चुका है, यादव रह चुका है, अब कुशवाहा हो जाना चाहिए, बस इसके अलावा कहीं कुछ उनके पास कहने के लिए है नहीं। तो चंद्रशेखर ने भी बिहार में अभी कुछ कोई ऐसी बात कही ही नहीं है जिस जो पूरे बिहार हो या देश में फैली हो, जिस कोई बात अपील कर रही है।
जी बिल्कुल, लेकिन मैम सर चलने का टाइम हो गया, लेकिन उससे जाने से पहले आपके सरकार से कुछ अपील, या क्या लगता है आपको कि कौन इस बार बिहार में बाजी मारने वाला है? जिस तरीके से हमारे प्रोग्राम का भी यही शीर्षक है, क्या लगता है आपको? एक्चुअली बिहार की बाजी ये आकलन के तौर पर हम लोग कर रहे हैं, ये कोई निश्चित रिजल्ट देने के लिए या ये या वो या यस और नो का नहीं है। बिहार की बाजी मतलब इसमें सारा कुछ जो डायनामिक्स है सामाजिक राजनीतिक गतिविधि को एनालाइज करके विश्लेषण करके सामने लाने की बात है। और मेरे ख्याल से ये हमारी कोशिश और ये आपकी कोशिश और महेंद्र यादव जी और भी अन्य हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनकी कोशिश इसमें सार्थक हो रही है। धन्यवाद। चलिए चलिए मैम, सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको इंतजार है सिर्फ 10 नवंबर का, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ नजर आ रही है, चिराग पासवान अलग हो चले हैं, उपेंद्र कुशवाहा और असदुद्दीन ओवैसी लगातार। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि 10 नवंबर को इसका क्या रिजल्ट निकल कर आएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना